अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट नावल्स। नावल यकीन मोहब्बत की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वो दूर से उसे देखने लगा जो मैनेजमेंट टीम पर बुरी तरह भड़क रही थी। वो कदम बढ़ते करीब जाने लगा। ये सब क्या है? आप मेरी इजाज़त के बगैर कैसे मैनेजर तब्दील कर सकते हैं? अजहान अब बिल्कुल करीब था। निसारा, मैंने चेंज किया है। वो आवाज़ से सर उठा गई थी। हाउ कैन यू डू दिस विदाउट माई परमिशन? मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। हर बार वाला जुमला दोहरा गई थी। मेरा ख्याल था आप अपने पार्टनर को खासी अहमियत देती हैं, उसकी मौजूदगी आपके लिए अहम होगी, मगर नहीं। खासी संजीदा है अपने काम को लेकर। वो अपनी बात से मज़ीद सुलगा गया था। आप जाएं, वो करीब खड़े हरकुक से बोली। आपका मसला क्या है? अजहान का लब मुस्कुरा गया। इस लड़की को तंग करके उसे मज़ा आता। मेरे ख्याल से आपको मायूं है। परसों शादी नहीं आना चाहिए था आपको। मैंने सुना है मायूं बैठने के बाद दुल्हन घर से निकले तो उसका ग्लो ख़त्म हो जाता है। वो पता की बात बताने लगा। आपको मेरे ग्लो का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। वो फ़ोन निकाले टेक्स्ट देखने लगी। कहाँ हो? 10 मिनट तक निकल रही हूँ। वो जवाब लिखते ही कदम बढ़ने लगे। लाहौर आखिर चक्कर आपको समझूँ। वो फ़ोन से फ्री हुई तो वो फिर हंसते बोल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ रिस्क लिखा है मेरा। वो फ़ोन रखते चबाते होटल को देखते बोली। फिर शादी पर बुला रही हैं? वो पीछे से फिर से हाँक गया था। ऑफ कोर्स, आपके बगैर शादी थोड़ी होगी। वो पलटते दांत पीसते उसे हंसने पर मजबूर कर गई थी। मेरी दिली हमदर्दी है उस शख्स के साथ। उसकी आवाज़ से वो अब नहीं मुड़ी थी, बल्कि सामने मिले शख्स के हम कदम होते। उससे बहस में मसरूफ़ थी। ये गुज़श्ता गुज़रा एक साल सबकी ज़िंदगी बदल गया था। वह टहरी से उसे देखने लगी। वो अब गमले में लगे पौधों की मिट्टी से खेल रहा था। उसका सुर्ख और सफ़ेद चेहरा और छोटे छोटे हाथ मिट्टी से अटे से थे। बेसाख्ता उसे 1.25 साल के इस बच्चे पर प्यार आने लगा था जो क्रॉल किए वहाँ तक पहुँचा था, और मज़ीद झुकते उसकी माँ को ढूंढने लगी जो उसे नजर नहीं आई थी। दिल में हसरत जागी उसे गोद में भरने की, पर वो पिछली बात नहीं भूली थी। वो अभी भी इसको देखने में गुम थी कि वो वहाँ गार्डन में पड़ी लोहे की सीढ़ी पर चढ़ने लगा। वो अपनी उम्र से बड़े काम करता। मुस्कुरा गई थी। यकदम वो सीढ़ी अनबैलेंस सी महसूस हुई। वो उसे मुसलसल हिला रहा था। अरहान, नो बेबी, चोट ला जाएगी। वो ऊपर से चिल्ला गई थी, लेकिन वो बच्चा कहाँ सुनता। उसकी जान हवा होने लगी। अगले लम्हे वो अंधाधुंध ठहरी से भागी थी। मामा, अरहान को देखा आपने? रेहा नाइमा बेगम के रूम में जाते बोली। तुम्हारे बाबा के साथ था। कहाँ गया? वो तयशुदा कपड़े अलमारी में रखने लगी। पापा के पास नहीं है, वो कह रहे थे उसे लाउंज में छोड़ गए थे। वो टॉयज बास्केट के बिखरे टॉयज देखते उसे ना पाते अब ढूंढते नाइमा बेगम के कमरे में आई थी। यही होकर यह गार्डन में न चला गया हो। उसकी परेशानी ज़ाहिर करने लगी। अगर गार्डन में कपड़े गंदे किए हुए ना तो मुझसे आज ये कुट खाएगा। वो अपने फाइनल सेमेस्टर से पहले ही हरकान थी जो अरहान की दफ़ा स्टॉप कर गई थी और लगातार होते पेपर्स में मसरूफ़ सी थी। ऊपर से ये बच्चा उसकी सोच से ज़्यादा शरारती था। खबरदार जो तुमने उसे मारा या हाथ पे लगाया। नाइमा बेगम ने उसे सख्ती से वार्न किया था। कितने कपड़े उसके चेंज करती है सुबह से। जब से उस बच्चे ने कॉलिंग सीखी है मेरी जान अजाब करती है। वो दबी खौफ की भरे लहजे में बोलते कदम वाही भरने लगी। बेबी, अभी आपको चोट लग जाती ना। वो घुटनों के बल बैठे एक हाथ से सीढ़ी थामे, जबकि दूसरे हाथ से उसकी सफ़ेद जर्सी और ब्लू छोटी सी जीन्स झाड़ने लगी थी। जबकि वो उसके यकदम यूं अचानक तेज आवाज़ से सहमा रोने की तैयारी में था। तुम इसके साथ क्या कर रही हो? क्या कर रहा है ये तुम्हारे साथ? गाड़ी लॉक किए उसका सर पर था। उसके हाथ से अरहान को थामते ऊपरी तरफ बरसा था। मैं कुछ नहीं, बस ये सीढ़ी। वो चकते उसको तेज आवाज़ से देने लगा। अरिहा कहाँ हो? हान आ गए इतनी जल्दी? पर गुस्से में क्यों लग रहे हैं? वो जो लाउंज से होते गार्डन तक आती उसकी तेज गुस्सीली पुकार वाली आवाज़ें उसके कान में गूंजने लगी थी। ये आपके साथ था? होलिया के बनाया उसने। मम्मा ढूंढ रही थी आपको बेटा। उसकी गोद में उसकी नरम सुर्ख गुलाब गाल से गीली मिट्टी अपनी हथेली से साफ करते हाथ बढ़ा गई थी। जब वो 2 कदम ले गया था। तुम इसे सही से संभाल नहीं सकती तो मुझे बता दो, मैं अपने बेटे के लिए मेड अरेंज कर देता हूँ। अरिहा उसकी बात से दंग सी रह गई थी, जबकि अरहान माँ के पहले हाथों को देखते उसके पास आने को मचलने लगा। अरहान, वह हैरत से उसकी बात को समझने लगी कि नज़र पास खड़ी तानीन पे डाली। वह मामला समझने लगी थी, जबकि अरहान अपने बेटे को लेते उसके सुने बगैर वहाँ से चला गया था। मैं बस ये सीढ़ी के करीब तबाही हटा रही थी अरिहा, उसके अलावा कुछ नहीं। खुदा मुझे माफ़ कर दे, इतनी सज़ा काफ़ी नहीं थी मेरे लिए।
مجھے پتہ ہے ایک بار تھوڑا اعتبار دوبارہ حاصل کرنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ میری ساتھ کے بکھراؤ کو دیکھ کر بھی کیا کوئی گنجائش نہیں نکلتی آپ کے نزدیک؟ میں اتنی بھی بری نہیں کہ بچے کو نقصان پہنچاؤں۔ وہ آنسو پینے لگی تھی۔ جو نہ چاہتے ہوئے بھی گال پر لڑکائے تھے، وہ مزید وضاحت نہ دیتے تیز قدم لان سے لیتے۔ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کیا طریقہ تھا یہ؟ روم میں آتے ہی اس پر بڑھ گئی۔ جہران کو بیڈ پر بٹھائے سافٹ وائس دھماتے پچکار رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اب کبرڈ سے کپڑے لینے لگا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اسے ارحان کی یادیں سخت زہر لگتی تھی۔ وہ ارحان کا گرد تکیے سیٹ کرتے اس کے نزدیک گئی تھی۔ ہاتھوں پیچھے وہ کبرڈ کے سامنے سے ہٹاتے گور گیا۔ پہلی بات، یہ نظر کا گورنا مجھ پر اثر نہیں کرنے والا۔ دوسری بات، آپ ہوتے کون ہیں میری موجودگی میں میری بیٹی کے لیے میڈ ارینج کرنے والے؟ وہ خشمگین نظروں سے بولی۔ اس کا باپ، سمجھی؟ اگلے لمحے وہ کبرڈ سے ہاتھ لگائے بول گیا۔ نہیں سمجھی۔ وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی بے خوفی سے بولی۔ سمجھا دیتا ہوں، اچھے سے شاور لے لوں ذرا۔ وہ دانت کچکچاتے ہاتھ سے پرے ہٹاتے قدم واش روم کی سمت بڑھنے لگا تھا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ فکر مند ہونے لگی تھی۔ وہ دانین کے آنے کے بعد ان دونوں کے معاملے میں بلکہ ارحان کے معاملے میں زیادہ ٹچی ہو گیا تھا۔ یو بیٹر۔ وہ ٹرائی کی ناٹ کھولے صوفے پر اچھال گیا تھا۔ نہیں، وضاحت دیں۔ وہ بحث کے موڈ میں تھی۔ میرا دماغ ابھی خراب نہیں کرو، تمہارے ہوتے ہوئے اس کے پاس گیا کیسے ہریا؟ اگر میرے بیٹے کو ایک خراش بھی آئی میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، سنا تم نے؟ سو گاٹ دیٹ پوائنٹ۔ وہ واش روم سے بند ہو گیا۔ اٹینشن سیکر۔ وہ اس کی جانب بڑھی جو کپڑے خاصے گندے کیا تھا۔ مما، وہ ٹوٹے لفظوں میں کچھ بولنے لگا تھا۔ مما کی جان، آپ کو مارنا بھی چاہوں نا تو نہیں مار سکتی، الٹا مجھے پیار آ جاتا ہے۔ اس کی گال چومتے اس کی شرٹ پر تبدیل کرنے لگی تھی، جو کپڑے بدلتے ہی اس کی آدھی جان ہلکان کر دیتا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی سوچوں میں گم اس کے چاپ بھی محسوس نہیں کر پائی تھی۔ میری شرٹ دے دو۔ اس کو آج گمسم دیکھے اپنے آنے پر اپنے لیے فکر میں مبتلا نہ دیکھتے۔ اس کی ضرورت کی چیزیں اسے فراہم نہ کرتی لڑکی کی کمی سے محسوس کیے خود سے مخاطب کر گیا تھا۔ وہ سرخ آنکھیں اٹھا گئی۔ اذان نے اس کی سوجی سی آنکھیں اور سرخ سے ہونٹ دیکھے۔ دنین، کیا تم روئی ہو؟ دانستہ کتنے عرصے بعد اس کا محبت پر نرم سا لہجہ محسوس کرتے وہ ہچکیوں میں رونے لگی تھی۔ یار، اس کا دل پریشان ہونے لگا تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ کندھے سے تھامے اسے بیڈ سے اٹھاتے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ مما نے پھر سے کچھ کہا؟ وہ روتے نفی کر گئی تھی۔ پھر ری نے کچھ کہا ہے؟ اس کا ملکہ جیسا حلیہ دیکھنے لگا۔ بیچ رنگ میں وہ اپنی بکھری سی چٹیوں سے نکلے بالوں میں دوپٹے سے لاپرواہ اپنی تمام توانائیوں سے وہ اس کی ساری توجہ اپنی جانب آج بری طرح کھینچ رہی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا ہے، میں آج یہاں سر رکھ کر رو لوں، بس چند لمحے پلیز روکنا نہیں۔ وہ امید بھری طلب نظروں سے دیکھنے لگی تھی جب وہ سر ہلاتے قریب کر گیا۔ مجھے نہ خود ہی رونا آ رہا ہے، بہت زیادہ۔ وہ اس کے سینے سے لگتے آنسوں پر بند کھولتے بولنے لگی تھی۔ اذان لب بھینچے اس کی اذیت محسوس کرنے لگا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ آہستہ آہستہ ہنسیاں لے رہی تھی۔ نہ کرتا تو میرے ساتھ نہ ہوتی۔ وہ اپنا فیصلہ بدل گیا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اسے چھوڑ نہیں سکا۔ وہ شرمندہ تھی اور وہ مزید اسے شرمندگی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے 5 ماہ پہلے اسے اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کرتے اپنی ماں اور آہن کی باقی کی نسبت زیادہ مخالفت مول لے گیا تھا۔ جو بھی اسے اکھڑے سے تھے، پہلی پہل تو وہ اسے طنز کرتے خاصا سناتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا دل بدلنے لگا تھا۔ دانین کی ماں نے ہاتھ جوڑتے اسے طلاق دینے سے روکا تھا۔ دانستہ وہ بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ چاہتا تو یہ کام اس کی سچائی سے واقف ہوتے ہی کر دیتا، لیکن وہ نہیں کر سکا تھا۔ میں بس روم میں رہتی ہوں، میں نے سب کچھ کھو دیا، عزت، محبت اور یقین، اذان، سب کچھ کھو دیا۔ میرا دم گھٹتا ہے روم میں بند رہ کے، میں روم سے نکلتی نہیں ہوں، بلیو می۔ ارحان خود پر سیڑھی گرا لیتا ہے، میں اس لیے اس کے پاس گئی تھی بس۔ میں اب تھوڑا سا بھی روم سے باہر نہیں نکلوں گی، آئی پرامس۔ وہ مسلسل اس کے سینے سے لگے روتے بول رہی تھی۔ دانین بھائی، یار ری نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کے بال خود بخود سہلا گیا تھا۔ اس کے آنسو سے تکلیف دینے لگے تھے۔ نہیں، کسی نے نہیں۔ وہ نفی کرنے لگی تھی۔ میرا دل بس کرتا ہے خود کی جان لے لوں، کیونکہ جب آپ غلط نہ ہو پھر بھی سامنے والا آپ کو غلط ثابت کرے تو بے یقینی آپ کو توڑ دیتی ہے۔ اس سے اچھا میں مر جاؤں۔ وہ ششدر سا اس کا چہرہ روبرو کر گیا تھا۔ بس میری جان، کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں، آئی ٹرسٹ یو۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کی بیتتی سرخ آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا۔
कि दरवाजे के बाहर खड़ी सानिया बेगम जो मंजर देखे गला खनकार गई थी। वो उससे खजल होते पड़ी हुई थी। मामा कि आप मेरी खातिर इसे माफ़ नहीं कर सकती। भाई को तो मैं समझाने से रहा। आप इसे रवैया दुरुस्त कर लें। गुज़श्ता साल ने इसे बदल दिया है। प्लीज़ मेरी खातिर। देख रही हैं वो अपना हाल क्या बना रही है। मैं इस बेसुकूनी से गुजरा हूँ। मैं जानता हूँ बेतनाई और बेसुकूनी इंसान को तबाह कर देती है। आप इसे ये सज़ा मज़ीद नहीं दें। वह दूर बेड पर अभी भी लबों को सख्ती से भींचे सिसकियाँ रोकी थी। दानीन पास आओ। वो उस पर नजरें डाले सोफे पर नज़दीक बुलाने लगी थी। मैं इसे तब भी मोहब्बत करती थी अजान। मैंने तो बहू माना ही नहीं, हमेशा बेटी माना था। फिर भी इसने मुझे माँ नहीं समझा। एक बार आकर मोहब्बत से कहती तो सही, मगर ये तो खुद को कैद रखते सामना ही नहीं करती थी। मैं कौन थी माफ़ ना करने वाली। मैं नर्म तबीयत के मालिक उसकी बातें सुनते ही पिघल गई थी। आई एम सॉरी आंटी, मुझे माफ़ करते हैं। उनके घुटने पर सरकते सिसक गई थी। यहाँ नहीं, यहाँ आओ। उसे उठाते अपने करीब कर गई थी। उसकी तकलीफ मेरा दिल जीत गई थी दानीन। माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा तुम लगा सकती हो। ये सही है मेरे पास है और तुम्हारे साथ। अगर खुश है तो मेरा क्या जवाब बनता है नाराज़गी का। खुश रहो, आबाद रहो, पर मेरा यकीन दोबारा नहीं टूटे, वरना शायद एक माँ फिर तुम्हारी जान ले ले। उसको साथ लगाए बोली थी, आई प्रॉमिस आप जान ले लीजिएगा पर बेरुखी नहीं अपनाए। वो इनके दोनों हाथ आंखों से लगा गई थी। दोनों आज मुझे इकट्ठे दोपहर के खाने के टेबल पर मिलो। वो मुस्कुराती नजर डाले रूम से चली गई थी। रेडी हो, हम हनीमून पर जा रहे हैं। वह कपड़े लेते बैग में रखने लगा। क्यों? वो बेतुका का सवाल कर रहे थे। क्यों जाते हैं? उसकी नज़रों से वो सुर्ख से पहलू बदलने लगी थी। शादी के 2 साल बाद उसको देखते हुए बोली, क्या हनीमून का कोई ख़ास टाइम फिक्स होता है? वो शर्ट के बटन खोलते उसके करीब बढ़ने लगा था। वो नज़रें झुकाए उसे पहली दफ़ा हसीन लगी थी। वहाँ हम किसी की शादी अटेंड करने जा रहे हैं। उसके बाद 3 दिन हसीन वादी में बस मैं और तुम। सुन रही हो? उसके झुके सर पर नजरें डाले बोला, मुझे पुरानी वही दानी चाहिए। उसकी थोड़ी सी चेहरा ऊंचा किए गहरी बोलती नजरें उसके सराफे पर डालते बावर करा गया था वो क्या चाह रहा था। वो लब दबाए दानी नाम पर ठटकते दिल थाम गई थी। 5 माह बाद उसके करीब रहते हुए भी उसे अपने से फासला पर रख के अजियत में मुब्तला किया था। और आज महज एक लफ्ज़ उसके मुंह से अदा हुआ, दानी को सरशार कर गया था। वह सकून रगों में उतरता महसूस करने लगी थी। ये कॉफ़ी, वह नज़रों का ज़ाविया उसे हटाए कप उसकी जानिब बढ़ा गई थी। मतलब पीछे उसके कप के देखने लगा। कप थामता अचानक उसके कलाई भी थाम गया था। मुझे बेध्यानी में तेज चौंकते उसकी जानिब नजरें मोड़ गई। आई एम सॉरी, दोपहर में कुछ ज़्यादा हो गया था, लेकिन तुम वाज़ेह तौर पर यह जानती हो मेहरान के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लैपटॉप पर हटाए वो उसकी छुड़वाने की कोशिश नाकाम बनाते करीब बिठा गया था। वो मेरा भी बेटा है। वह सदमे में गई थी। पता है मुझे, तुम ख्याल रखो इसका। तुम्हारे साथ रहे पर और कोई नहीं। रिया चाहे तो मुझे फिर तुम खुद घर समझो। वो फौरन कर रहा था। वो इसका मतलब समझने लगी थी। अगर कोई शख्स अपना बुरा चेहरा कभी रखता था फिर वो सुधर जाए तो हमें बार बार उसका वो बुरा चेहरा तलाशने की वजूहात को ढूंढना नहीं चाहिए। वो मरकजी बात का आगाज़ करते बोली, मैं हमारी बात करना चाहता हूँ फ़िलहाल। वो इसका नमाज स्टाइल में लिपटे मैरून दुपट्टे के गिरे तक हाथ ले जाते ढीला कर गया। हाँ, वो घर का हिस्सा है। वो गहरा सांस खींच गई थी। मैं अजान की वजह से चुप हूँ बस। उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले गया था। जब वो जिसके साथ हुआ था वो माफ़ करते अपना गया है तो हम कौन होते हैं? वो कायल करने लगी थी। तो मैं भूल के अपने साथ वो वाक़या पर मैं नहीं बोला। आपने अच्छा नहीं किया आज, बल्कि आप अक्सर बहुत रूड हो जाते हैं। ये आदत बदलनी होगी। कम से कम अगर आप उसे बुलाते नहीं तो इंसल्ट का हक भी नहीं आपको। वो कदर समझाते हुए बोली, अच्छा तो क्या करूँ अब मैं? वो झंझला गया था मुसलसल लेक्चर से। उसे मज़ीद टीज़ नहीं करें। बड़ी मम्मा भी अपना दिल साफ कर रही हैं उसके साथ। वो वाकई बदल गई है तो हमें भी फैमिली का हिस्सा होते हुए उसे का साथ देना चाहिए। वो वाज़ेह लफ्ज़ों में समझाने लगे थे। और कुछ रह गया? वो हाथ पर पॉइंट गिनने लगातार यह दांत पीस के रह गई थी। और मेड अरेंज करे ना। वो सब किए बाद याद दिला गई थी। वो कप साइड टेबल पर रख के उसे करीब खींच गया था। सच्ची? वो इसके बालों से आते शब्द की महक सांसों में उतारने लगा था। करके तो दिखाए ज़रा। वो इसकी स्याह टी शर्ट का कलर मुट्ठी में भींच गई थी। मुझे प्यार आ रहा है तुम पे। वो मुस्कुराहट रोक कर संजीदा सा बोला,
तो मैं क्या करूँ? वो लम्हे में उसकी बात बदलने के अंदाज पर झटके सी उठती कि वो हाथ था मैं खुद पर गिरा गया था। वो शशता से सिर्फ दांत पर बौखलाई छूटने की कोशिश में उसकी सख्त गिरफ्त में उलझ के रह गई थी। जहर लग रहे हैं मुझे, वो उसकी पूरी शेप पर चुटकी भर गई थी। मेरे नज़दीक जहर और शहद का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। वो कलाइयाँ जकड़ते तकिए पर डाले उसकी पेशानी को लबों से छूते चिपकाया था। उसकी बातों से कानों की लू तक सुर्ख हो गई थी। हाँ, आपका बेटा बड़ी मम्मा को तंग कर रहा होगा, छोड़ मुझे। वो अपनी कलाइयाँ चिढ़वाते बेहाल होने लगी थी। नहीं करता, वो सो गया था मम्मा के पास। उन्होंने उसे अपने साथ सुला लिया है, तुम मुझ पर तवज्जो दो। उसकी गाल पर लब रखते मजीद झुकते सुर्ख नाक पर चमकते नक को छू गया था। रिया की आंखें बंद होने लगी थी। उसे मेरे बगैर नींद नहीं आती, रात में इन्हें तंग न करे। उसकी बढ़ती जिसारती उसे समेटने पर मजबूर करने लगी थी। मुझे भी वो गहरी नज़रों से देखते उसकी शहरक चूम गया था। मुझे वो बोलती कि उसके गुलाबी हिलते होंठों पर उंगली जमा गया था। मुझे फिलहाल अरहान की माँ नहीं अपनी बीवी चाहिए, क्या मिल सकती है? उसकी बोझल आवाज़ें चेहरा उसके सीने में छुपा गई थी। वो मजीद बोलने का मौका दिए बगैर उसको गिरफ्त में लिए लैंप ऑफ कर गया था। जिंदगी हसीन है तुम्हारे साथ। उसकी सरगोशियाँ गुजरते लम्हों के साथ बढ़ती जा रही थी। वो आसूदगी महसूस किए आंखें मूंदने लगी थी। गाड़ी पोर्च में रोके वो राहदारी अबूर करने लगा। अपने कमरे में जाने से पहले वो मुतनासिब सी लाउंज से कदम बढ़ते नीचे मलिहा बेगम के रूम का रुख कर गया था। आप अभी तक रेडी नहीं हुई? वो पहले ही लेटा। नहीं, मुझे नहीं जाना, मौसम देखो खासा ठंडा सा है। तुम और नूर जा तो रहे हो, ऐसा करना हर शाम को मेरे पास छोड़ जाना। वो इसकी जानिब देखते बोली, पर मम्मा आपका जाना ज़रूरी है। गाजियाँ समझ गया कि वो सिर्फ 3.5 माह के उसकी बेटे की वजह से अपनी लाडली भतीजी की शादी तक नहीं अटेंड कर रही थी, जिससे वो खासी अटैच थी, जो शायद उनकी सारी मोहब्बतों का वाहिद मरकज़ और नूर से भी उनके दिल से रंजिश दूर करने का ज़रिया बना था। आयरा की रोकती थी आज। निकाह उसका 6 माह पहले हो चुका था। वो सीढ़ियाँ अबूर किए रूम में आते लैंप का मलगजा अंधेरा महसूस किए सारी लाइट्स के स्विच ऑन कर गया। उसे कमरे में ढूंढते बेड पर नजर नरम सफ़ेद बिस्तर पर पड़े बच्चे पर डाली। वो अपना कंबल खुद से उतारे, छोटे हाथ पैर हिलाते अपनी माँ जैसी बड़ी गोल मटोल से आंखें मटकाते खेल रहा था। हसाम 3.5 माह पहले नूर और गाजियान की जिंदगी में शामिल होने वाला वजूद था, जो नूर की टफ स्टडी की वजह से सारा दिन मलिहा बेगम के पास रहता। बल्कि मलिहा बेगम ने अपनी बात साबित की थी कि उनका ही बेटा था जूनियर गाजियान। वो खाली रूम में नजर डाले चेंजिंग रूम में डाल गया, जहाँ लाइट ऑन होती उसकी मौजूदगी का पता दे रही थी। तुम्हारी माँ का फैशन नहीं खत्म हुआ, घंटे पहले कब बोला है, अभी भी तैयार नहीं हुई। उसकी गुलाबी सा गाल चूमते रुख वहाँ का कर गया था। बगैर चौक किए स्लाइडिंग डोर से अंदर झांका, जहाँ वो लाइट ग्रीनिश पिस्ते रंग पर सुनहरी कामदार शर्ट और कैपरे में अपनी शर्ट के बैक पर बटन से उलझ रही थी। मुस्कुराहट दबाए उसके पीछे जाते उसके हाथ हटा गया था। मैं कर दूँ? वो सांस रोके हाथ ढीला छोड़ते उसे अपने नज़दीक महसूस करते सर को हल्की से जंबिश दे गई थी। डन। उसके कान में सरगोशी किए रुख अपनी जानी मोड़ गया था। हसाम के बाद उसका दुबला सरापा पहले से भरा और निखरते मिच्योर सा हो गया था। हल्के ग्रीन रंग में वो अपने हसीन रूप से उसकी आंखों में शौक़ सी भर रही थी। ऐसे नहीं देखे उसकी आंखों पर चीमते अपना हाथ जमा गई थी। एक बात तो बताओ, उसकी हथेली हटाए पूछने लगा। ये इस्लामाबाद की आबो हवा का असर है या मेरी मोहब्बत का निखार? उसके बाद से उसकी खिलती सुनहरी सी रंगत में सुर्खियाँ सी फैल गई थी। आज शाम अकेला है बाहर, यू नीड टू चेंज, सो हरी अप। वो बोझल पलके उठाते उसे परे धकेल रही थी। आजिया ने अप्रोच का एक लाई झटके से खींचे मुकाबला करते दीवार से लगाते दाएं बाएं बाजू टिका गया था। मुझे रेडी होना है अभी। वो बेहंगम सांसों से उसके इशारे में कसमसाने लगी थी। मेरी हेल्प कौन करेगा? वो शरीर से उसके कंधे से बाल परे हटा गया था। अगले ही लम्हे हसाम के रोने से उसके लिए जायफरार आसान हो गया था। देखा वो अकेला रूम में डर गया। वो तेजी से उसका इशार कमजोर पाए परे हटाए बाहर निकले थे। सारी लाइट्स की ऑन की थी। वो चुपती रोशनियों से छोटी आंखें नहीं खोल पा रही थी। लाइट्स ऑफ किए वो लैंप दोबारा जलाते से बिस्तर से उठाए गोद में भर गई थी। बस मेरी जान, मम्मा अभी अपने बेटे को चेंज करवाती हैं और मम्मा आज मैचिंग करेंगे।
वो अपने पिचकारते से चलाते हुए बोली, शाम के ड्रेस से तो कभी मैचिंग नहीं की। उसके बाद चेंजिंग रूम से निकलते उसके छोटे से कपड़े निकालते मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। आपके कपड़े प्रेस किए वहीं हैंग है, उसकी जानिब देखते याद करा गई थी। वो शावर लेकर आया। वो आसाम को तैयार करने के बाद लिपस्टिक को फाइनल टच दिए, होंठ प्रेस करते अपनी सफ़ेद कलाई में चूड़ियाँ पहनने लगी थी। वो उसका अक्स अपने पीछे महसूस किए कानों तक ले जाता हाथ रोक गई थी। मैं हेल्प करूं? उसकी मध्यम जानलेवा सरगोशी फिर से नजदीक उभरी थी। वो सांस खींचते रुख मोड़े हथेली उसके सामने फैलाते सर हिला गई थी। वो मैचिंग इयररिंग हथेली से लेते उसके दोनों कानों में बारी बारी पहनाते परे हटा। क्या जान लेने के इरादे हैं? वो इसको बहुत सजी देखते दिल पर हाथ रखते आंख दबा गया था। वो अचानक उसकी बड़ी सी आंखों में चिलमिलाते नरमी महसूस करने लगा। क्या वो भूल गया था पिछले गुज़श्ता कितने माह तक वो अपनी टफ स्टडी की परेशानी, आसाम की डिलीवरी तक अपनी गिरती हालत और इसकी अजियत में मुब्तला रही थी। जब वो ये जान गई थी कि वो एक किडनी लॉस कर गया है, लेकिन डॉक्टर की तसल्ली से एक किडनी से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, मगर नूर को तो धक्का लगा था जब तक वो मुकम्मल रिकवर नहीं कर गया था। नूरजान उसकी कलाई थामते गोद में भींच गया था। ऐसे नहीं कहा करो खास, मजाक में भी प्लीज़। वो उसकी कमर पर दोनों हाथ बांधे रुंधी आवाज़ में बोली, नहीं करता मेरी बुज़दिल बीवी। उसके बिखरे बालों पर लप रखते हल्की शेप में मुस्कुराहट छुपा गया था। अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। वो गिरफ्त से निकलती को बेसुरी आवाज़ में गाते उसे हंसने पर मजबूर कर गया। रेडी हो जल्दी, अब के बेटे की पुप्पो की शादी है। वो लफ्ज़ पुप्पो पर जोर देते परे हुई। ओफ या कॉम्प्लेक्स। वो फ्लाइंग केस उछाले ब्लू शर्ट के कपलिंग्स बंद करने लगा। वो मजबूर सी आसाम के ऊपर आम निकालने लगी थी। आखिरी दफ़ा खुद का तन गिननी जायज़ा लिया। वो ब्लू डिनर सूट में तराशीदा बियर्ड और नफासत से सेट बालों में उसके मुकाबिल खड़ी बिल्कुल छोटी हाइट में खुद को छोटी सी महसूस करते अपनी हमेशा वाली सिल्वर हाई हील्स निकाल गई थी। तुम ये नहीं पहन रही, मैं हरगिज़ तुम्हें नहीं संभालने वाला। वो काउच पर बैठी स्ट्रिप बंद करती उसकी सख्त आवाज़ गूंजते नज़रअंदाज किए हनोज स्ट्रिप बंद करने में मसरूफ़ रही। खाजियान उसकी हर तरमी पर कुर्ता वाज पहनने लगा। अब मुझे क्यों थामा है? वो आसाम को थामे उसकी हील पर चोट कर गया। मैं छोटी लग रही थी ना? वो उसके बाजू में हाथ डाले सीढ़ियों से सहजते कदमों से उतर रही थी। नूर इतनी सादा मेरे बेटे के मुकाबले की तो लगती। क्या कोई गहरा रंग नहीं था तुम्हारे पास? वो खाजियान के भरपूर मर्दाना वजाहत में आगे इन्हें डल से लगी थी। उसको हल्के ग्रीनिश रंग में सुनहरे नेट के दुपट्टे को कंधे पर डाले कमर पर सीधे खुले बालों और मुतनासिब से मेकअप में देखी इयररिंग्स के अलावा ज्वेलरी से बिल्कुल ही नज़ारा देके बोल गई थी, आंटी ये खासियान की ये चॉइस है, इन्हें मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ। क्यों घास? वो लापरवाही से मलबा इस पर डाल गई। वो बुरी तरह घूर गया था। वो हल्के रंग पसंद करती थी, जबकि मलिहा बेगम शायद उसे दुल्हन बनाना चाहती थी। गाजी की वह हैरान रहती उसको देखते बोली, अच्छा खैरियत से जाओ। मलिहा बेगम दोनों को देखते मोहब्बत से चू लहजे में बोल गई, क्यों आप नहीं आ रही? नूर हैरान हुई थी उन्हें उसी घर के ओले में देख। नहीं मैं और हसाम नहीं जा रहे, इसे मुझे दे दो। वो गहरी नींद में था। उसे खाजियान से लेते हुए चूमते सीने से लगा गई और ये जा उसकी कलाई थाम गया था। नूर ने नजरें उसकी जानिब उठाई जो नफी कर गया। वो सब्र करके रह गई थी। क्या हुआ है अब नूर? वो मुसलसल पिछले 10 मिनट से खामोशी से ड्राइविंग के दौरान उकताते पूछ गया था। आपको तो जैसे पता ही नहीं ना। वो शीशे से बाहर देखने लगी। मामा हसाम की वजह से रुकी है नूर। मौसम देखो खासा ठंडा है और वो बिल्कुल छोटा सा है अभी। वो हल्की सर्दी से धुंधली होती विंड पर से हल्की धुंध की तरफ इशारा कर गया था। मैं बस सैटरडे संडे शाम को बस अपने पास रखना चाहती हूँ खास। वो सब किए रह गई थी। तो मेरी जान आज शाम के डैड के साथ रह ले। वो उसकी जानिब हाथ बढ़ाए अपने नज़दीक कर गया। मैं नहीं मानने वाली। उसके कंधे से सर टिकाते अंधेरी सड़क वाली विंड स्क्रीन को देखते बोली, प्लीज़ थोड़ा सा शर्मा लो आयरा। वो दांत पीस गया अपने मुकाबले बैठी अपनी मनकोहा को देखते जो आज इसकी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर शामिल होती बीवी का दर्जा इख्तियार करने वाली थी। कीप क्वाइट। वो उसकी जानिब रुख किए स्याह सूट में मलबूस अपने शोहर को आंखें दिखाते अपनी सुर्ख लिपस्टिक से मुज़य्यन लबों पर उंगली जमाती इशारा कर गई थी। मुझे लगता है हमारे रूम में भी मुझे ही शर्माने का काम करना है। आहत दांत पीस गया। उसे सफ़ेद मैक्सी में पहली दफ़ा इतना सजे देख
जबकि वो दूसरी तरफ उसकी मुसलसल चलती ज़बान हर चीज़ का नुक्स अपने ही शादी में निकालती। वो फोटोग्राफर के पिछले एक घंटे से जान खाए पोज पे पोज बनवा रही थी। सबकी नज़रें स्टेज पर मरकूज अपनी बीवी पर पाते हुए खुद को मुसलसल कूल रख रहा था। मिस आयरा कैसी है? वो उसके सामने स्टेज चकाते बोला। आयरा बदमज़ा हुई थी। इसे तुमने बुलाया? वो हाथ की जानिब रुख मोड़ गई थी। मिस आयरा भूल गई, आपने कहा था मेरे बगैर शादी नहीं होगी आपकी, इसलिए वो पहली फ्लाइट बुक कराते मैं रिझाल। वो हाथ से प्लेन का इशारा बनाते से सुलगा गया था। बाय द वे, नाराज़गी छोड़ें यार, वो यार पर जोर दे गया था। आहत अपने इस पार्टनर को समझा ऐसी लैंग्वेज मेरे लिए ना इस्तेमाल करे। वो हाथ की जानिब रुख मोड़ते तीखे लहजे में अपना रलका मांग का टीका दुरुस्त करते बोली। मिस्टर आहत अमान, मिस आयरा को लगता है आपके पुराने ख्यालात से अभी आगाह ही नहीं है। आहत सटपटा गया था। क्या मतलब तुम अभी भी? वो हक पानी देखने लगे। मतलब आहत अभी भी अपनी बीवी पर अपने इस पार्टनर के साथ मिलकर कमेंट पास करते हो? वह खास तेज लहजे में बोली थी। छोड़े पुरानी बातें, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस मिस आहत अमान। उस सफेद रैप गिफ्ट उसकी जानी बढ़ा गया था। मीट माई वाइफ। दानी उसके पीछे हैरान से शशतर इस लड़की को देख रही थी जिसे 1 साल पहले वो फोन में अजान के साथ देखते खासी दिल बर्दाश्त सी हुई थी। कांग्रेचुलेशन आयरा, उससे मिलते बोली। लाजवाब तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत थी। अजान के बाद याद आने लगी, मुझ जैसा शख्स कैसे इसके काबिल हो सकता है? वो खूबसूरत सी लड़की मुझे नहीं, किसी परफेक्ट शख्स को डिजर्व करती है। तुम सोच भी कैसे सकती हो मिस तानीन हैदर? लड़का लड़की में महज यही एक रिश्ता तो नहीं बचता। हाँ, मेरे नज़दीक अब 2 अपोजिट जेंडर में सगे भाई बहन के बाद सिर्फ महरम का रिश्ता ही है, क्योंकि इसके अलावा मज़ीद कोई गुंजाइश इस्लाम भी नहीं देता। वो उसे सुनते मिसमराइज होने लगी थी। प्लीज़ खाना खा के जाना, आखिरी गिफ्ट दिया है। वो हाथ के नज़दीक से उड़ता उसकी तंजी आवाज़ गूंजी थी। क्या आहत ने मिलाद रखा है? वो लपतबाए आहत को देखते लुकमा दे गया था। क्या ये मोहतरमा मिलाद पर आई है? जबकि अपने ख्यालात का इजहार इस शख्स से करते पछताया था। जब आयरा को कॉन्फ्रेंस रूम में पहली दफ़ा कैद जो लड़के वाली ड्रेसिंग में देखते हुए शख्स को भूल गया था। वैसा आँखों से भी गुजरे 1 साल में इस्लामाबाद का लम्हा याद आया जब वो इसे लड़ते इनके कॉन्फ्रेंस रूम की दबी मुस्कुराहट में की जाने वाली बातों पर गुस्सा हुई थी। हाजिर में अच्छी लग रही हो ना? ओवर तो नहीं? वो बोलती जा रही थी। और प्लीज़ एंट्रेंस से मेरा हाथ नहीं छोड़ना, काफ़ी स्लिपी फ्लोर लग रहा है, मुझे लगता है मैं फिसल जाऊंगी। उसे गाड़ी पार्किंग एरिया में लॉक्ड करते देख सामने मेरी झाड़ की जलती रोशनी से नजर आते फर्श पर दूर से ही नजरें जमाए तजिए और मुशाहिदे करते बोलती जा रही थी। किसने कहा था हील्स पहनो? उस जानी पलटा। तब का कितनी बार टोंट कर गए हैं, वो उसके मुकाबले चलते दुपट्टा संभाल दे। उसके मजबूत बाजू में अपनी बाजू जबरदस्ती उलझा गए थे। कहो तो उठा लूं? वो उसकी जानिब हल्का सा झुकाया था। नवाजिश वो घूर के रह गई। वो दूर एंट्रेंस से ही उन्हें देखते मुस्कुरा गई थी। वो दोनों एक दूसरे में खासे गुम कई नजरों का मरकज बने थे। आयरा जानती थी नूर की जिद हील्स पर और वो उसको बातें सुनाने के बावजूद भी लोगों की परवाह किए बगैर उसके साथ आहिस्ता स्टेप लेते आ रहे थे। आज तो मुझे नजरों का मरकज होना चाहिए। वो स्टेज के करीब पहुंची तो उसकी आवाज़ से मुतवज्जा हुए थे। बस क्या है ना, ये अपना जादू चला देती हैं, फिर मुझे कुछ नजर नहीं आता। नूर ब्लश हुई थी जब उसके कमरे के गिर्द हिसार कायम की आग दबा गया था। एनीवेज, चुड़ैल भी खूबसूरत लग सकती है। वो उसके सरापे पर दांत देती नजरें डालते हाथ से मिलने लगा। जबकि नूर स्टेज पर पड़े सुर्ख डेकोरेटेड काउच पर उसके साइड पर बैठे उसकी तारीफें करने लगी थी। नूर मानियल हसाम का है, वो इससे मिलती बोली थी। वो गहरी सांस खींचते खुद को अपने बेटे की गैर मौजूदगी पर पुरसकून करने लगी थी। सर्दी की वजह से मामा हसाम के साथ हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए प्यार और दुआ भेज दी है। सुबह खुश रहो बच्चा। गाजियान उसकी मुश्किल हल की उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। दोस्ती के बाद उनकी वापसी 12 बजे के करीब हुई थी। उसको गहरी नजरों से तकते ड्रेसर के करीब बाल जुड़े में बांधे अब इयररिंग्स निकालते देख रहा था। जो इससे अनजान अपने कमरे में मसरूफ अब टिश्यू से लिपस्टिक साफ करते कब्र तक गई थी। मैं चेंज करने जा रही हूँ, तब तक मेरे बेटे को रूम में लेकर आए। उसके खुद के नज़दीक मौजूदगी से अनजान बेथियानी में बोलते रूम में बनी चेंजिंग रूम में गुम होती कि अपने कंधे पर झूलता दुपट्टा खींचा सा महसूस होते वो पलट गई थी। मैं हेल्प कर दूँ? उसकी आंखों में झांकते हुए उसके दुपट्टे का किनारा मुट्ठी में था में शौक सा हुआ। रात का इस पहर वो उसके बेहद नज़दीक था। नहीं, आई कैन मैनेज। वो चपाते आंखें दिखाए उसके सीने पर जोर देते
पल में कदम पीछे लेते डोर लॉक कर गई। आसियान बदमजा हुआ था। अच्छा सुने, एक काम है आपसे। वो चेंजिंग रूम का स्लाइडिंग डोर खोलते मुस्कुराता चेहरा निकालते बोली, जो सुनाए। वो उसकी आवाज़ पर शर्ट के कपलिंग्स खोलते फौरी मुड़ा। मेरे बेटे को अपनी मम्मा के रूम से ले आए प्लीज़। तुम। वो सुने बगैर मुस्कुराए शब्द की फिर से लॉक्ड हो गई थी। स्वेट नीली सी शर्ट और ब्लैक प्रिंटेड ट्राउजर में चंद लम्हों बाद बाहर आई। वहीं से रूम में कहीं नहीं दिखा। चेहरा धोते वॉशरूम से निकली थी। हाथों की सतह इस्लामाबाद की सर्द हवा से खुश्क महसूस किया। वो ड्रेसर के करीब जाते लोशन निकालने लगी। वो नरमी सी उंगलियों के पोरे से मसाज किए अपनी जिंदगी की खूबसूरती महसूस करते। लिपस्टिक की हल्की रमक लिए गुलाबी लबों मुस्कुराहट में ढल गए थे। अचानक से दवा का झोंका महसूस किया। वो पलटी। हैरत सतह से इसको सफेद कॉफी का कप थामे रूम की बालकनी का डोर खोलते देखने लगे थी। लोशन का ढक्कन बंद करती वो कब्र से कंधे पर स्याह शाल लेते उसकी जानिब गई थी। कितनी खुदगर्जी है ये। वो वहाँ पड़े सोफे पर मैरून हाफ स्लीव टी शर्ट और सफेद ट्राउजर में ठंड से बेनियाज उसे नीम दराज कून पड़ते देखने लगी। अगले लम्हे वो उसके नज़दीक बैठे वो कप उसके हाथ से ले चुकी थी। आसियान घूर के रह गया। बिल्कुल बनानी नहीं आती कड़वा टेस्ट। वो घूंट भरते मुँह बिगाड़ते से वापस कर गई थी। ये पीकर यहाँ सर्दी से पौरी उठे और आसाम को रूम में लेकर आए। वो फ़ोन करते उसके करीब से उठती उसको थामते करीब कर गया था। मेरा टाइम भी डिसाइड कर लें डॉक्टर, कोई अपॉइंटमेंट मिल सकती है। उसे गर्दन में दबोचे हिसार में ले गया। मतलब। वो मुस्कुराहट दबाए उसकी अपनी गर्दन क्लिप्ड बाजू से पुरसुकून से टेक लगा गई थी। मतलब ये कि पिछले कितने टाइम से तुम बेटा बेटा कर रही हो, मैं कहाँ हूँ। वो हनोज उसे इसी पोजीशन में लिए आखिरी घूंट भरते हाले कप उसे थमा गया था। वो होंठों को लगाते शर्मिंदगी महसूस किए नीचे रखते उसके हाथ पे चुटकी भर गई थी। आसियान में सैटरडे संडे फ्री होती हूँ बस। मेरा बेटा मुझसे अटैच नहीं है। दिन में सिर्फ चंद लम्हे जब वो भूख से रोता है, सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरी करने को वो मेरे पास आता है। और वहाँ से शिद्दत पसंदी इख्तियार कर रही थी। ये मसला तो बहुत बड़ा है। वो लगता भाई मुस्कुराहट रोकने लगा। मेरा लास्ट ईयर जल्दी से कंप्लीट हो। 1 मिनट भी उसे खुद से दूर नहीं करूँगी मैं। फिलहाल तो हमें अभी नेक्स्ट की प्लानिंग करनी चाहिए। जो डैड ने पहले ही बुक किया है वो उनका होगा, फिर जो होगा। नूर की आंखें पूरी खुल गई थी। वो आग गोला होते उसका हाथ गर्दन से निकाले घुटनों के बल उसकी जानी पलटी के शाल उसके कंधों से उतर सी गई। व्हाट, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपने सारे बच्चे डोनेट कर दूँ? हाँ बोलो, फिर तुम कहोगे अगला मेरे बाप को देना है तो मेरे पास कौन रहेगा? मैं सिर्फ तकलीफ बर्दाश्त करने को और तुम सारी प्लानिंग्स करने को। इसकी अपनी औलाद के बारे में खुद से की गई प्लानिंग्स पर आशीष कर उठी थी। ट्रस्ट मी बीवी, थर्ड जो हमारे ट्विंस बेटा बेटी होंगे वो तुमसे और मुझसे बस हम दोनों से अटैच होंगे। वह गहरी नजरों से उसका सरापा नजर में उतारते अपने दोनों बाजू में भींच गया। भाड़ में जाओ। उसकी कमर और गर्दन पर नाखून मारने लगी। आह सालिम बीवी, काश के कभी मेरे लिए भी ऐसी पॉजेसिवनेस तुम में आ जाए। वह उसके कंधे पर थोड़ी टिकाते हुए हसरत कर गया। नूर भी आसरा उसकी गिरफ्त में चलने लगी। अभी नहीं, उसकी मजाहिद पर वो उसकी गर्दन में बड़े चेन का हुक होने लगा। आसियान, मेरे सब्र को नहीं आजमाओ, मेरे बेटे को रूम लेकर आओ। उसके बाजू में मछली जो उसको बाजुओं में भरते बालकनी से रूम कर रोक करने लगा था। मेरा बेटा क्या रट लगाई हुई है? उसका यह हैंडसम सा बाप भी तुम्हारा ही है। वो उसको बिस्तर पर पटक किया कि नूर सरा सेफ्टी की कैफियत में जाने लगी थी। उसकी मौजूदगी सांसों के करीब महसूस करते उसके बाल अपने दोनों मुठियों में जकड़ गई थी। अब कहो कि मेरा बेटा। वो लब दबाए मुस्कुरा जब्त किए चेहरा उठा गया। वो गहरे सांस भरती आंखें नीचे सुर्ख सी एक आँख खोल गई। मुझे नींद आ रही है। वो इस सवाल का रुख मोड़े उसका सामना ना करते चेहरा तकिए में छुपा गई थी। अगले लम्हे उसका जानदार कहका गूंजा था। मेरी जान को नींद आ रही है? क्यों? अब मामा को बेटा नहीं चाहिए? वो उसके पल में बदलती ठूंठ से चेहरा उसका तकिए खींचने लगा था। तुम एक इल्मेनट और बदतमीज शख्स हो, नाकाबिले यकीन। मुझे तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। वो चेहरे का रुख मोड़ते अपनी बेतरतीब सांसें संभालने लगी थी। आह, मेरी एक इशारा शुरू कर गई। सोचो नूरे जवान, आज मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन दिलाने को क्या क्या करने वाला हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट। वो जो आंखें मूंदे पड़ी थी उसकी बातों से मिटने सी लगी। अब बताओ, मोहब्बत है मुझसे? अगले लम्हे उसके शिद्दत भरे लम्स माथे पर महसूस होते। वो मुस्कुरा गई थी। नहीं। वो कहने के बाद अपने पहलू में पड़ी लड़की के चेहरे के बदलते रंग देखने लगा। वो खिसकते मजीद करीब हुआ। यकीन है मुझ पर?
لیو می ذرا سا بھی نہیں۔ اس کی بند آنکھیں اس کا پرسکون لمس محسوس کرنے لگی تھیں۔ سوچ لو، اس کے لب کان کی لو کو چھونے لگے تھے۔ سوچ لیا۔ وہ مسکراہٹ روکنے کو نچلا لب دانتوں تلے دباتے بولی، فائن سویٹ ہارٹ۔ اس کی اگلی حرکت پہ ششدر ہوئی جو بازو میں پڑے پھر سے بالکنی تک لایا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ گرم روم سے اچانک نکلتے سردی اور گہری کالی رات کا سناٹا رگوں پہ میں محسوس کیے اس کے بازو میں سمٹی سی تھی۔ جب تمہیں مجھ پر یقین اور محبت دونوں نہیں تو کیا فائدہ تمہارا میری زندگی میں بے وجہ سانسیں لینے کا؟ کیوں نہ تمہارے وجود سے سانسوں کو خلاصی مل جائے؟ وہ لگ سمجھتی کہ وہ اس کو قدموں پر کھڑا کیے ایک جھٹکا دیتے ایک دل پر آدھا جھکا گیا تھا۔ تو غازیان اس کے بازو مضبوطی سے تھامتے میں چلنے لگی تھی۔ تم بیوہ ہو جاؤ گی میری چھوٹی سی جان یتیم، وہ بری طرح آدھی نیچے جھکی چلائی تھی۔ بیوہ یتیم، وہ لفظوں پر ٹھٹکتے اگلے لمحے قہقہے کا گلا گھونٹ گیا تھا۔ تمہارا مرنا تو طے ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے پیاری سی اماں لے آؤں گا۔ اس کے بازو کو ایک جھٹکا دے گیا کہ مزید نیچے جھکی خوف زدہ سی ہونے لگی تھی۔ کاش میں بدرو بن کے تمہاری دوسری بیوی اور تمہارا خون کر دوں گی۔ وہ روحان سی ہونے لگی تھی۔ ہاؤ رومانٹک، تم کہاں دانت کاڑو گی؟ گردن پر یا شٹ اپ؟ وہ گمبھیر صورتحال میں بھی سردی کے باوجود وجود سے تمہیں وہ نکلتا محسوس کرنے لگی۔ تمہاری ہر ترمی سے ثابت ہو رہا ہے تمہیں اپنی جان بالکل نہیں پیاری، تمہیں نیچے پھینک دینا چاہیے۔ اس کی بات سے وہ خوف زدہ ہونے لگی۔ یہ شخص اس کی جان نکالتے اپنا مطلب پورا کرتا۔ کیا کروں میں ایسا بتاؤ؟ وہ لرزتی سانسیں لیے ہار مان گئی۔ نیچے جھکے رہنے سے اب سر چکرانے لگا تھا۔ کہو غازیان میری جان، آئی ایم سوری، مجھے اپنے سردار سے شدید محبت اور یقین تو واجب ہے۔ وہ دانت پیس گئی تھی۔ کہو آئی ایم سوری، مجھے آپ پر یقین ہے۔ تھوڑا پیار سے کہو۔ اور جان کس نے کہنا تھا؟ وہ اپنی یاسنیدہ حرکتوں پر ششدر ہو جاتا جو وہ اس لڑکی کے ساتھ اپناتا تھا۔ ایک بار مجھے اوپر کرو، تمہارا خون پی جاؤں گی۔ ایسی وہ دانت کچکا گئی تھی۔ اور کیا کہا؟ سنا نہیں مجھے؟ وہ گرد کو دوسرے ہاتھ سے زور سے ہلانے لگا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی آئی لو یو میری جان، مجھے آپ پر یقین ہے۔ وہ ڈرتے فوری بولی ناؤ بیٹر۔ وہ جھٹکے سے اوپر کھینچ گیا۔ یو، تم بدتمیز اور ایل مینرڈ ہو، آئی ہیٹ یو۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے مارتے اس پر جبر چکی تھی۔ دس از ٹو مچ نون۔ وہ نہ سنبھلتے پیچھے صوفے پر گرتا اس کی کلائی کھینچے اگلے لمحے اسے بھی خود پر کھینچ گیا۔ وہ بھی آسرا اس کے شکنجے میں پڑی پر پڑائی سی تھی۔ تم میری جان ہلکان کرتے مجھے ڈرا دیتے ہو، ایسا کرتا ہے کوئی؟ اس کی منتشر دھڑکنوں کو سنتے اس کے سینے سے کہانیوں کے بل اٹھنے لگے۔ ایڈونچر سویٹ ہارٹ۔ اس کے بال کیچر کی زد سے آزاد کیے اپنے چہرے پر بکھرتے محسوس کرنے لگا۔ میری جان، چاہے اس ایڈونچر میں لے لینا۔ وہ روم سے آتی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ تکنے لگی کہ وہ بے خود سا اسے خود پر جھکا گیا تھا۔ آج یہیں سو جائیں؟ اس کے وجود میں کھونے لگا تھا۔ سردی لگے گی اور کاؤچ بھی چھوٹا ہے۔ وہ اس کے بازو میں سمٹنے لگی تھی۔ ویٹ۔ وہ اس کو آنکھیں کھولتے روم میں جاتا دیکھنے لگی۔ وہ چند لمحوں بعد بلینکٹ لاتے صوفے پر ڈالتے اس کو بازو کے اشارے میں لے گیا۔ میں سن رہا ہوں، بولو۔ وہ اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرنے لگا۔ غازیان، میرا ہر بار یہ بتانا ضروری ہے۔ وہ اس کے گرد حصار باندھتے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ وہ کمفرٹر دونوں کے چہرے پر کرتے دونوں کی مدھم سانسیں محسوس کرنے لگا۔ پر مجھے بار بار اظہار کرنا نہیں آتا۔ اس کی مدھم سے سرگوشی پر مسکرا گیا۔ مجھ سے بار بار نہیں پوچھا کرو نور کو غازیان کے دل سے محبت ہے۔ Love is only a feeling that can only be felt. Not even a million words can describe love. مجھے تم سے محبت ہے کیونکہ تم ججمنٹل نہیں ہو، تمہیں میں ویسی ہی اچھی لگی جیسی میں تھی۔ I love you because you never say me to justify my past. I love the way you love me. مجھے تم سے میں تمہاری محبت پر یقین ہے۔ وہ اپنے لب اس کے سینے پر رکھتے اس کے حصار میں سکون محسوس کی آنکھیں موند گئی تھی۔ Everyone who is smiling isn't without pain. Some people have just gotten quite good at keeping their struggle to themselves. ختم شد۔ تو ویورز، کیسے لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔